नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है 30 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। लेकिन आज है संडे, तो कुछ न्यूज़ हैं हमारे पास आपके लिए जो आपको जानना चाहिए, आपको उससे अवगत होना चाहिए। ठीक है, चलो तो पहला न्यूज़ जो है वो हथनी कुंड बैराज को लेकर है। देखो अभी हाल ही में ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है ये विषय। ठीक है, तो हथनी कुंड बैराज जो है ये विषय काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि हरियाणा में ये हथनी कुंड बैराज है, इससे पानी छोड़ा जाता है और उससे यमुना में आती है बाढ़। अब बाढ़ से जो दिल्ली की हालत क्या हुई है आप सभी को पता ही होगा। तो बार क्या हुआ है, थोड़ा राजनीतिक तौर पर बयानबाजी भी हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में शासन कर रही है उसने आरोप लगाया बीजेपी पर कि वो वहाँ से पानी छोड़ दे रही है, यहाँ समस्या क्रिएट कर रही है। तो थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि हथनी कुंड क्या है। तो हथनी कुंड एक बैराज है, बांध नहीं है। तो बैराज क्या है, बैराज जो है ना, तो बैराज बांध की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो बैराज आप देखो कि मैं थोड़ा बताता हूँ, क्लियर करता हूँ कि जो 12 मई 1994 को, ठीक है, एक समझौता हुआ था। तो यमुना नदी का जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को एलोकेटेड होता है ना, जाता है। एक MOU साइन हुआ था 12 मई 1994 को। और हथनी कुंड बैराज जो यमुना में है, तो ये जो है ये वेस्टर्न यमुना कैनल और ईस्टर्न यमुना कैनल, ठीक है, इसमें पानी जो है ये जाता है। वहाँ का फुल फॉर्म देख लो, वेस्टर्न यमुना कैनल, ठीक है, पश्चिमी जो यमुना कैनल है। तो WIC का क्या काम है, इसको एक यमुना का कैनल, ये नहर जो बनाया गया था, पश्चिमी यमुना नहर, ये यमुना पानी को हरियाणा में ले जाती है इरिगेशन के लिए और दिल्ली में ले जाती है पीने के लिए। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 20,000 क्यूबिक फीट है पर सेकेंड। और जो ईस्ट यमुना कैनल है, जो पूर्वी यमुना कैनल है, वो जाती है यूपी की ओर, जिसकी कैपेसिटी है 7,000 CFS है, यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो वहाँ पर देखो आप, जो कंबाइंड कैपेसिटी है इन कैनल्स का वो 7% है यमुना के पीक वाटर फ्लो का, जो कि 3,60,000 CFS था जुलाई 11 को। तो अब वहाँ पे जब कैपेसिटी से वो पार करेगा, ठीक है, हथनी कुंड बैराज पर, तो पानी को छोड़ा ही जाएगा। ठीक है, इवन इफ द गेट्स ऑफ बोथ द कैनल्स वर ओपनड, अबाउट 333,000 CFS वाटर यमुना वुड हैव पास्ड ऑन टू दिल्ली, है ना। अब देखो मान लो दोनों जो कैनल निकले हैं वहाँ से, दोनों के अगर गेट खोल दिए जाते ना, तो भी दिल्ली में 3,33,000 CFS पानी आता ही। तो पानी रोकने की वहाँ पे कोई विशेष व्यवस्था नहीं, एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा ये बांध का छोटा प्रारूप होता है बैराज। इसमें बहुत अल्प स्तर पर पानी को एकत्रित किया जाता है और नहरों में मोड़ा जाता है। तो उस हिसाब से बांध की तरह यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती। जब वहाँ पे उसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो पानी यहाँ आएगा ही। ठीक है, चलो उसके बाद यही कुछ बातें हैं। अब फ्लड वाटर जो है, अगर जैसे कि आप देखो कि वहाँ पर जैसे कि बाढ़ दिल्ली में आ गई थी, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, तो वहाँ से पानी जो छोड़ा गया उससे पहले वहाँ पर देखो कि जो बाढ़ का पानी है ना, वो हरियाणा के कई जिलों में भी फैल गया था। ठीक है, तो एक तरह से हरियाणा को भी परेशानी हुई, हरियाणा में भी जिलों में बाढ़ की समस्या देखी गई। अब देखो हरियाणा गवर्नमेंट वहाँ पानी को स्टोर क्यों नहीं कर सकती है, वही मैंने बता दिया आपको, क्लियरली बता दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक हेडिंग देखो, व्हाई कांट द हरियाणा गवर्नमेंट स्टोर वाटर एट द HKB मीन्स हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज पर पानी को स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता है। तो डैम जो होता है वो पानी को कलेक्ट करता है, पानी को रोकता है, ठीक है, वहाँ से रिजर्वॉयर बन जाता है। लेकिन जो हथनी कुंड बैराज है उसका काम क्या है, यमुना के पानी को कैनल की ओर मोड़ना है, मतलब नहरों की ओर भेजना है। तो भाई वो जो नहरों की ओर भेजती है बस, वहाँ पे पानी की स्टोरेज की, रिजर्वॉयर की वैसी व्यवस्था नहीं है। ओके, अब दिल्ली में बाढ़ क्यों आई थी ये भी थोड़ा जान लेते हैं। दिल्ली में बाढ़ आई थी, यहाँ पे देखो व्हाट कॉजेज द फ्लडिंग इन दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ क्यों आई थी, तो बाढ़ आने का जो मूल कारण था दिल्ली में वो था कि हेवी रेनफॉल हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी इन अ शॉर्ट स्पेन, बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। यमुना के जो जहाँ से यमुना का जल ग्रहण क्षेत्र है, जहाँ से यमुना को जल प्राप्त होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, उससे आ गई यमुना में बाढ़। लेकिन दिल्ली जो फ्लडेड हुई वो क्यों हुई, तो भाई जो वहाँ
वहाँ पे इलीगल माइनिंग है या लैंड ग्रैबिंग है ना, जो फ्लड जोन में, दिल्ली के फ्लड जोन में भाई घर बना लिए गए हैं, दिल्ली के फ्लड जोन को अस्त व्यस्त कर दिया गया है, ठीक है। यमुना में सिल्ट जमा हो गई, गाद जमा हो गई है, तो कई सारे कारण हैं। यमुना के जो मेन मार्ग है ना उसको अवरुद्ध कर दिया गया है, भू माफियाओं ने वहाँ पे घर का निर्माण करा दिया है, कंस्ट्रक्शन करवा दी हैं। तो यमुना के जो मार्ग को आप रोकोगे ना तो डेफिनेटली वो आपके घरों में यमुना का पानी आएगा। इसमें मानवीय गलती भी है, न कि केवल एक बाढ़ को आप दोषी ठहराओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाईएस्ट लेवल जो यमुना का था, जो पुरानी दिल्ली रेलवे ब्रिज पर जुलाई 13 को था, वो प्रीवियस सब जो पहले के जितने टाइम सबसे ऊंचे रिकॉर्ड थे ना, 207.49 मीटर का रिकॉर्ड था इससे पहले 1978 का, उसको भी क्रॉस कर गया ये। तो ये क्यों हुआ? तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो था दिल्ली का वो फेल कर गया, ठीक है, और वहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई और फ्लडिंग हुई। दिल्ली की जो जल निकासी प्रणाली है वो बिल्कुल एक तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको भी सही से काम करना चाहिए था, उस पर सही से ना काम नहीं किया गया, ठीक है। और ITO जो बैराज है, अब देखो यहाँ पे एक और है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ गेट्स एट द ITO बैराज। देखो ITO बैराज है ना, वहाँ पे गेट का जो सही से मेंटेनेंस नहीं हो पाया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ITO बैराज जो है वो 1960s के लास्ट में बना था, 1960 के दशक के अंत में बना था। ये जो था, ये काम जो था दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई जो अंडरटेकिंग टू सप्लाई वाटर टू राजघाट थर्मल प्लांट एंड इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ITO बैराज जो बना था ना, वो दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग को पानी देने के लिए, ठीक है, राजघाट जो थर्मल प्लांट है और इंद्रप्रस्थ जो पावर जनरेशन कंपनी है उसको पानी देने के लिए, क्योंकि देखो शीतलन में पानी का प्रयोग थर्मल प्लांटों में शीतलन के लिए किया जाता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाना था ITO बैराज का। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो पेड हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट फॉर इट्स मेंटेनेंस, दिल्ली सरकार ने हरियाणा के इरिगेशन डिपार्टमेंट को इसके मेंटेनेंस के लिए पे किया था। हालांकि जो प्लांट्स हैं, दोनों प्लांट्स जो हैं 2019 से बंद है, IPGCL जो है वो मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं कर रहा है। तो बैराज का जो पावर कनेक्शन है, ठीक है, वो भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो विद्युत इकाइयां हैं, इन्हें जो मतलब एक तरह से पानी दी जा रही थी या फिर बैराज का जो पावर कनेक्शन है, सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। सिंस देखो दोनों पावर प्लांट्स जो हैं बंद हैं, विद्युत संयंत्र दोनों बंद हैं, तो भाई बात यह है कि इट इज सजेस्टेड दैट ऑल 32 गेट्स ऑफ द ITO बैराज मे बी रिमूव टू अलाउ द फ्लो ऑफ यमुना। तो ऐसा सुझाव भी दिया गया है कि यमुना के प्रवाह को बिल्कुल मुक्त करने के लिए, सही से करने के लिए जो ITO बैराज के जितने सारे गेट हैं, 32 गेट हैं, सारे को खोल दिए जाए। तो यही कुछ मुद्दे जो है, समस्याएं निहित यहाँ पर थी, थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। आखिर जो ये हथनीकुंड बैराज है इसका क्या काम था, तो ठीक है, यहाँ से नहरें निकली हैं, नहरों को निकाला गया है जो उत्तर प्रदेश को पानी देती हैं, हरियाणा को पानी देती हैं, दिल्ली में भी पानी उससे आता है, उन नहरों से आता है। तो ITO बैराज जो हथनीकुंड जो वहाँ पे है, तो उसका काम जो है, हथनीकुंड का जो काम है, बैराज जो है हथनीकुंड है, उसका काम बस यही है कि वो पानी को डाइवर्ट करती है, न कि स्टोर करती है। तो इस कारण से वहाँ पे पानी का स्टोर नहीं किया जा सकता, और पानी बढ़ेगी तो दिल्ली में पानी आएगा ही, दिल्ली को की तरफ पानी छोड़ा ही जाएगा ही, उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंडिया टाइगर पॉपुलेशन गोज अप, MP हैज मोस्ट बिग कैट्स। देखो भारत में जो बाघों की आबादी है ना काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए गए हैं, ठीक है। जो डेटा आया है ना उस डेटा के अनुसार बात की गई है, तो इसको थोड़ा हम समझेंगे आखिर क्या क्या बातें इसमें निहित हैं, क्या क्या आपको जानना चाहिए। तो टाइगर पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है बाघों की, वो MP में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और जो बढ़ी है, ठीक है। जो लोकलाइज डिक्लाइंस इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में थोड़ी कमी देखी गई है, डिक्लाइन देखी गई है। और जो मिजोरम है और नागालैंड है, झारखंड है, गोवा है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें थोड़ी समस्या देखी गई है, ठीक है, कि उस थोड़ी कमी देखी गई है। अब देखो इंडिया टाइगर पॉपुलेशन जो है, भारत में जो बाघों की आबादी है वो 3682, यानी 2022 में ये 3682 थी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 3682 थी 2022 में, जो कि बढ़ के हो गई है 2018 में 2967। ये एस्टिमेट जो रिलीज सैटरडे को रिलीज हुआ उसके हिसाब से जानकारी है। तो एक तरह से ये देखो कि दिस इज एन अपवर्ड रिवीजन फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर व्हेन अ मिनिमम ऑफ 3167
ठीक है। तो बाघों की आबादी की हम बात कर रहे थे 18 में 2967 थी, जो कि 2022 में 3682 हो गई है। तो लगभग 700 की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या इंडिकेट यहाँ पे किया गया है। तो ये अपवर्ड रिवीजन है अप्रैल से। ठीक है, इस साल अप्रैल से आंकड़ा बढ़ रहा ही है। अप्रैल में करीब 3167 थे ये जो एस्टिमेट किया गया था WII के द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा, जो कि क्वाड्रेनियल टाइगर सेंसस करती है, मतलब हर एक 3 महीने पर ना बाघों की गणना करती है। और ये जो दिस ऑल्सो इंडिकेट सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर द लास्ट डिकेड। अब देखो लास्ट डिकेड में ना, डिकेड जो होता है 10 साल का होता है, तो विगत दशक में बाघों की आबादी में बड़ी वृद्धि को भी ये दर्शाता है। जहाँ की 2014 में, अब देखो 2010 में 1706 बाघ थे और ये 14 में हो गए 2225, तो आंकड़ा डेफिनेटली ज़्यादा है। तो ये बाघों की आबादी को लेकर यहाँ पे चर्चा है। देखो भारत सरकार बिल्कुल पहल कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, एक तरह से कई मुहिम चला रही है कि बाघों की आबादी को बढ़ाया जाए, और भारत में है। ठीक है, भारत में बाघों की आबादी में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। और दूसरी बात कि जो एस्टिमेटेड जो नंबर है 3582 जो बाघों की आबादी की बात है यहाँ पर, ये जो करीब 3167 से 3925 के बीच आंकड़ा है बाघों का। ठीक है, और टाइगर नंबर्स जो है ना, ये एस्टिमेट किस पर होते हैं, तो ये कैमरे पे कैप्चर किए जाते हैं। ठीक है, कैमरे पे इनको कैप्चर किया जाता है, फोटो इनके लिए जंगल में ना कैमरे कई जगह लगे होते हैं, उससे पता चलता है कितने बाघ हैं। प्लस ये एक एस्टिमेट भी निकाला जाता है। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनका फोटो नहीं लिया गया होता है, कुछ ऐसे बाघ भी होते हैं, तो उस सब के आधार पर आंकड़े लगभग निकालते हैं। ठीक है, तो लगभग 88% बाघ जो है वो कैमरे पे कैप्चर किए गए, बाकी 12% अनुमान लगाया गया कि और भी हैं। तो आप देखो कि 2014 से बाघों की आबादी में लगातार 5 से 6% की वृद्धि देखी जा रही है। ठीक, तो बाघों की आबादी में निश्चित रूप से एक सफलता भारत को हाथ लगी है। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, एजुकेशन इन मदर टंग विल डू जस्टिस टू स्टूडेंट सेज PM। देखो एजुकेशन की बात है ना, देखो भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन जो है वो मदर टंग में यानी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के साथ न्याय होगा, स्टूडेंट्स को बेहतरी के अवसर मिलेंगे। तो थोड़ा समझेंगे, देखो मातृभाषा में एजुकेशन दिए जाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी परिकल्पना की गई है। तो भारतीय प्रधानमंत्री उसी की 3rd एनिवर्सरी पर जो NEP की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तीसरी जो वो है ना एनिवर्सरी है, उस पर बोल रहे थे। तो उन्होंने पिच्ड फॉर एजुकेशन इन मदर टंग, उन्होंने मदर टंग में मातृभाषा में शिक्षा की वकालत की और कहा कि NEP के जरिए देश जो है आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल कम्प्लेक्स लैंग्वेज की ओर नहीं जाना है, बिल्कुल सरल भाषा की ओर के हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमें देखना है कि हम बच्चों को मदर टंग में एक तरह से शिक्षा दें, उससे बच्चे जल्दी सीखेंगे और प्रायः बेहतर तरीके से सीखेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और जो देश हैं जैसे कि कई सारे जो विकसित देश हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो भारत को भी ये काम करना चाहिए और बिल्कुल ही करना चाहिए कि जो स्थानीय भाषा में शिक्षक बच्चों को सिखाएं, माध्यम जो हो वो स्थानीय भाषा हो, है ना। जरूरी नहीं कि इंग्लिश भाषा से ही सब कुछ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लो स्टूडेंट अगर कॉन्फिडेंट है, आश्वस्त है, एक तरह से अपने आप को एक सक्षम समझता है, अपने लैंग्वेज में अच्छे से कर पाता है, तो उसे उसी भाषा में सिखाया जाना चाहिए। तो लैंग्वेज जो है एक तरह से बैरियर, बाधा नहीं बननी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के सामने। इस पर चर्चा उन्होंने की और डेफिनेटली हम सभी समझते हैं, अब किसी भाषा, अब मान लो कोई विद्यार्थी है जिसकी मातृभाषा हिंदी है और उसे इंग्लिश में अगर शिक्षा दी जाती है, तो समस्या यहाँ पर यह आती है कि उसे पहले इंग्लिश सीखना होता है। अगर उसे हिंदी में ही शिक्षा दी जाए तो क्या होगा, वो थोड़ा आगे जाएगा, जल्दी से आगे मूव करेगा, जल्दी से आगे बढ़ेगा। तो ये बातें ध्यान में रखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट न्यूज को हम लेते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन वाइड स्प्रेड इन वाटर बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन जिसकी चर्चा प्रायः हम करते रहते हैं, उसको लेकर यहाँ बताया गया है दुनिया भर के जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जल निकाय हैं, उसमें प्लास्टिक प्रदूषण का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। एक पत्रिका है नेचर, उसमें प्रकाशित हुआ है 2 पेपर, है ना। उसमें प्रवाल भित्ति जो है और जो मीठे पानी की झील हैं, उसमें जो बड़े पैमाने पर प्लास्टिक प्रदूषण है उसके प्रमाण की बात की गई है। आप लेफ्ट साइड से पढ़ सकते हैं यहाँ पर, 2 पेपर्स पब्लिश्ड इन नेचर हैव फाउंड एविडेंसेज ऑफ वाइड स्प्रेड प्लास्टिक कंटेमिनेशन। ठीक है, तो वही है कि प्लास्टिक के प्रदूषण के स्रोत बड़े पैमाने पर मिले हैं और ये जो अध्ययन किया गया है इससे पता चला है कि जो बड़े जो टुकड़े हैं
ये जो प्लास्टिक है वो मिले हैं। और जो माइक्रो प्लास्टिक हैं, छोटे कण जो प्लास्टिक के हैं, वो चट्टानों में बड़े मात्रा में मिले हैं। मीठे पानी की जो झील हैं, लेक्स जो हैं और जलाशय जो हैं, उसमें देखा गया कि जितने भी वाटर बॉडीज का एक तरह से वो परीक्षण किया गया, जांच की गई, उसमें प्लास्टिक के प्रदूषण देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हडसन पैनरियो फ्रॉम द कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज सैन फ्रांसिस्को एंड कलीग्स सर्वेड ग्लोबल रेव्स फॉर माइक्रोप्लास्टिक्स एंड अदर डेब्रिस इन 84 शैलो and deep coral ecosystems at 25 locations across the Pacific, Atlantic and Indian Ocean basins। अभी देखो बात यहाँ पे की गई है पैसिफिक प्रशांत महासागर, अटलांटिक और इंडियन ओशन बेसिन, यानी कि जो है इंडियन ओशन जो हमारा है, तो उसके है ना, उसमें देखा गया, उस पर जो जांच पड़ताल की गई, उसके जो क्षेत्र हैं करीब 25 लोकेशंस पे है ना जांच पड़ताल की गई। तो कुछ विशेषज्ञों ने किया, उसमें ये कुछ बातें पता चली, उसमें देखा गया कि अवशेष मिले हैं, प्लास्टिक के कण मिले हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रदूषण से बचने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो ये एक तरह से बहुत ही नुकसानदायक हैं। अब ये प्लास्टिक जो है उनके जली, अब देखो कि कुछ ये है कि मान लो हम जली जीवों का उपभोग करते हैं, चाहे जली मछली का हम उपभोग करते हैं, तो उन मछलियों के माध्यम से वो प्लास्टिक पुनः हमारे शरीर में पहुंच रहा है। तो किसी न किसी माध्यम से तो हमारे पास जो प्लास्टिक आ रहा है, हम जल निकायों को प्रदूषित कर रहे हैं, वहाँ के जो प्राकृतिक आवरण है उसको हम नष्ट कर रहे हैं, और वहाँ जो जीव रहते हैं उनके लिए भी हम खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। आप सोचिए, प्लास्टिक जो है क्या उन जीवों को प्रभावित नहीं कर रहा होगा, उसे कर ही रहा होगा। ऐसे मान लो हम अभी अपने जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग कई बार करते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी जो माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए जा सकते हैं, क्योंकि देखो प्रायः हम प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो प्लास्टिक जो है वो अवशोषित नहीं होता है ना, वो आपका शरीर उसे अवशोषित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मिट्टी में भी वो वर्षों है ना, कई वर्षों तक ऐसे बने रहते हैं, वो खत्म ही नहीं होते है ना, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो मिट्टी में भी उनका एक तरह से वो जो है वो उनका क्षय नहीं होता है ना। प्लास्टिक बड़े कड़े होते हैं, उनका क्षय होना बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो प्लास्टिक के प्रयोग से बचा जाए, और बचते हुए साथ ही हम प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक के कचरे हैं आदि को हम उसमें समुद्रों में या फिर और भी दूसरे वाटर बॉडीज में ना फेंकें, ये हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की चर्चा की जो आपको जानना चाहिए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए, मतलब नए सेशन में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।